अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को इनके नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उसमें अपना स्कूल अपना नाम मेंशन करके व्हाट्सएप करें, आप लोग को इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर इन वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर। सो उसका रीज़न क्या है कि डार्क कलर जो है वो अच्छे एब्जॉर्बर हैं हीट के। सो आंसर है कि डार्क कलर absorbs good absorber of heat, keeping us warm. White color reflects heat, keeping us cool. Both of them helps to adjust this to seasonal temperature. So आप लोगों ने लेजली क्यूब की उसमें एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि डार्क कलर अच्छे एब्जॉर्बर हैं और ब्लैक कलर तो बेस्ट एब्जॉर्बर हैं। सो उसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा और वो हमें वार्म रख सकेगा सर्दियों में। गर्मियों में जो है वो हमने वो वाइट कलर इसलिए पहनना है क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं और ये दोनों जो हैं हमें सीजनल टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउस गीजर्स और वाटर बॉयलर आर फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड वी स्टिल get warm waters on top floor without using pump, how it is possible। अच्छा, इसका जो आंसर है शायद आप लोग के माइंड में हो कि अच्छा कन्वेंशनल करंट जो है ये इसकी वजह से पॉसिबल है। पर अगर देखा जाए तो अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर से गीज़र लगा हुआ है और उसमें हम वाटर वो गर्म कर रहा है गीज़र, सो ज़ाहिर बात है वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से वो अप जाएंगे और कोल्ड वाटर नीचे आएंगे। लेकिन क्या ये इतना प्रेशर होता है कि ऊपर जो है वो वाटर को दूसरे फ्लोर तक पहुंचा सके? तो ये इतना प्रेशर नहीं होता कि वाटर को अगले फ्लोर तक पहुंचा सके। इसको क्योंकि ये वाटर को गर्म तो कर सकेगा और विद इन बॉयलर जो है ये कन्वेंशनल करंट भी सेटअप हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें ये पाइप के अंदर पानी है वो भी गर्म है, तो फिर ये हो सकता है कि हमारे पास कभी पानी जो है बाहर निकले कभी ना निकले, वो एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगी बहरहाल। तो उसके लिए जो हमारे पास ऊपर टैंक जो पड़े होते हैं छतों के ऊपर, उसमें से जो पानी आता है वो जो प्रेशर है उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी एंटर करता है गीज़र में तो ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी बाहर जाएगा और गर्म पानी अपर फ्लोर को मिल जाएगा। या जो हमारे पास म्यूनिसिपल है उसकी तरफ से जो पानी मिल रहा होता है उसका जो म्यूनिसिपल सप्लाई है उसकी प्रेशर ज़्यादा हो, तो जितनी ज़्यादा प्रेशर के साथ गीज़र में पानी एंटर करता है तो उतनी ज़्यादा प्रेशर से वो बाहर जाएगा। बहरहाल वो कन्वेंशनल करंट इतना वो प्रेशर बिल्ड अप नहीं करता कि कंटिन्यूस फ्लो जो है ऊपर फ्लोर में गर्म पानी का जो है सबको मिल जाए। तो इसका आंसर है कि हमारे पास जो water supply in homes is usually under pressure from overhead tanks or municipal supply. This pressure pushes hot water up to the top floors through the pipes. Geyser only heats the water. The pressure system moves it upward. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे you where will you get more heat from the wood fire 1 meter above the woods or 1 meter from the front of the woods। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फायर है, और फायर के बिल्कुल ऊपर 1 मीटर हम हाथ रखें, 1 मीटर ऊपर हम हाथ रखें या इसके सामने हम 1 मीटर हाथ रखें, तो कहाँ पे हमें ज़्यादा हीट जो है फील हो रहा होगा? तो बिल्कुल 1 मीटर ऊपर जो है हमें ज़्यादा हीट फील हो रहा होगा। उसका रीज़न क्या है कि जो कन्वेक्शन करंट है वो कैसे सेट हो जाता है कि यहाँ पे जो एयर्स हैं वो हार्ड होके ऊपर स्ट्रेट जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है और साइड से जो है वो कोल्ड एयर जो है दोबारा जाता है, तो एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है।
और कन्वेक्शन करंट में जब आप उसके बिल्कुल रास्ते में कन्वेक्शन करंट के पाथ पे आप हाथ रखते हो तो हमें ज़्यादा हीट जो है फील हो रहा होगा। रेडिएशन हर तरफ ज़रूर होता है, कन्वेक्शन करंट एक डायरेक्शन में होता है और रेडिएशन हर तरफ होता है। तो रेडिएशन से भी हमें हीट मिल रही होती है, लेकिन अगर इस कन्वेक्शन करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा हीट जो है हमें इस कन्वेक्शन की उसमें से मिल रही होगी। सो इसका आंसर है कि one more heat is felt 1 meter above the firewood due to rising hot air's convection. Heat rises upward, so temperature is higher above the fire. In front of the fire, heat received is mainly by radiation, which is less than convection above. Next question है कि why do crowded city feels hotter compared to the outskirt on a hot summer? State a reason for this difference. आउटस्कर्ट उन रीजन्स को कहते हैं जो शहर के साथ बाहर वाले एरियाज़ हैं, उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं। जो मेन सेंटर है सिटी के बिल्कुल साइड वाले एरियाज़ को उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं कि वो कंपेरेटिवली बिल्कुल मेन सेंट्रल सिटी से जो है, सेंट्रल सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसका कम होता है। तो उसकी कई रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जो बिल्कुल सिटी का जो सेंटर है उसमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स होते हैं, रोड्स होते हैं, कंक्रीट के बने हुए रास्ते होते हैं। तो वो ज़्यादा हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और अपने अंदर ज़्यादा हीट जमा रखता है। और बिल्कुल सेंट्रल सिटी के अंदर लेस ग्रीनरी होती हैं, तो ट्रीज़ कम होने की वजह से जो हमारे पास वहाँ पे साया है, साया कम होता है। तो डायरेक्ट साया से क्या होता है कि वो डायरेक्ट हीट सनलाइट जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ रहा होता और एवापोरेशन हो रही होती हैं। दरख्तों से जो है एवापोरेशन वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर हमारे पास वो कूल डाउन रखता है। सो इसी वजह से जो हमारे पास आउटस्कर्ट्स एरिया है वो ज़्यादा कूल होते हैं कंपेयर टू दी सिटी एरियाज़। और तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? इसका आंसर है कि cities area have more buildings, roads, and concrete that absorbs and retain heat. Less greenery and trees in the city reduces cooling by shade and evaporation, or heat is released slowly at night keeping cities warmer than outskirts. तो फिर वही हीट जब दोबारा एब्जॉर्ब हुआ हीट है कंक्रीट में रोड्स में, वो दोबारा रात को जो है वो रेडिएट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why is the metallic handle of door colder than the wood of the same door when touched? तो इसका आंसर क्या है कि metal is a good absorber of heat, so it is quickly draws heat from your hand. Wood is poor conductor or insulator, so it does not take heat away as quickly. As a result, metal feels colder than wood even if both are at the same temperature. So अगर आप एक हैंडल है जो वुड का बना हुआ है और एक हैंडल है जो मेटल का बना हुआ है, अगर हम मेटल वाले हैंडल को टच करते हैं तो वो ज़्यादा कोल्ड फील होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो अच्छा कंडक्टर है, जैसे आप उसको टच करते हो तो आपकी हाथ में से जो एनर्जी है वो जल्दी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं मेटल्स में। तो वो जब हाथ पे आपके हाथ में से एनर्जी जाती है तो वो पीछे जो है वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। और वुड के केस में जो है, जब आप वुड के हैंडल को टच करते हो तो वो एनर्जी को उतना एनर्जी जो है उसमें से आपके हाथ में से वुड में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। सो इसी वजह से मेटल ज़्यादा कोल्डर फील होता है कंपेयर टू द वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू trees help reduce effects of climate change and what would happen if forests are depleted? सो अगर हम फॉरेस्ट को कम करें तो क्या होगा और क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं दरख्तों का? Trees absorb carbon dioxide during photosynthesis, reducing greenhouse gases. They release oxygen, improving air quality. If forests are depleted, more carbon dioxide remains in the atmosphere, increasing global वार्मिंग इन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। अच्छा, तो ट्रीज़ क्या करता है? ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड खुराक के तौर पे चाहिए होता है।
सो कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एब्जॉर्ब होने पे ग्रीन हाउस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और वो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसकी वजह से ज़्यादा होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा हो। सो ज़्यादा दरख्त जो हैं वो जिसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, और इसी वजह से वो ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में वो कम होगा, और उसकी बदौलत वो हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो हम दरख्तों के ऊपर से डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन जो है उसमें से एयर क्वालिटी यानी वो बढ़ जाती है हमारे लिए, जो है सांस लेना उसमें आसान हो जाता है जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा हो एयर में। सो एक ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और तो फॉरेस्ट को कम करने से ज़ाहिरी बात है, फॉरेस्ट कम होंगे तो कम ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में जो है वो रिमेन रहेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास के हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ कोर टेम्परेचर। सो इसको आंसर करने से पहले चलो पहले ये पॉइंट रीड कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी causes immense pressure on earth core, increases its temperature. This pressure keeps the core solid and hot by compressing it tightly. Radioactive decay and fraction due to gravity also add heat to the core. अच्छा, होता क्या है कि सेंटर के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर है, अगर अर्थ सेंटर की बात की जाए तो अर्थ सेंटर के ऊपर जो है हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना है, वो 300 से लेकर 360 गीगा पास्कल है, और ये प्रेशर जो है 3 मिलियन टाइम ग्रेटर है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। अब ये प्रेशर किस वजह से होता है, ये जो हमारे पास ऊपर अर्थ के लेयर हैं ग्रेविटी की वजह से वो सारा सेंटर की तरफ जो है ये इसके ऊपर से फोर्स लग रहा होता है, तो वो सारा जो हमारे पास प्रेशर बिल्ट होता है वो सेंटर के ऊपर बिल्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये प्रेशर कैसे हीट टेम्परेचर जो कोर के ऊपर टेम्परेचर इसको कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए एक एग्जांपल आप लोग देखें। अगर आप हमारे पास एक पंप है जिससे आप लोग फुटबॉल में हवा भरते हो, तो उसमें अगर आप उसमें जो पिस्टन है उस पिस्टन को अगर आप नीचे के ऊपर इसके ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे वो हीट होना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, जब यहाँ पे प्रेशर बिल्ट हो जाता है तो प्रेशर बिल्ट होने से हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, वर्क डन करने से सिस्टम के ऊपर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से अगर हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा हो और प्रेशर हम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रही होगी। लेकिन अगर मैं इसको वन टाइम कंप्रेस रखूँ, ये मैं जो है कर लूँ, कंप्रेस कर लूँ, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे ही कंप्रेस रखूँ तो मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या करना है, सिर्फ ये स्टेट इफेक्ट है, यानी हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल से फाइनल तक तो बढ़ा लेगा लेकिन मज़ीद नहीं बढ़ेगी। शायद ये बात है आप लोग के लिए मुश्किल हो, लेकिन मैं आसान ये कह दूं कि हमारे पास ये अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन मज़ीद जो है टेम्परेचर बढ़ेगी नहीं। वो असल में अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ, इसको इस फॉर एग्जांपल इस कैन को मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं दो तरीके से इसका हीट बढ़ा रहा हूँ। अगर ऊपर से मैं इस पिस्टन के ऊपर से फोर्स अप्लाई करूँ और फोर्स अप्लाई करने से यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दूँ, और एक मरतबा मैंने कंप्रेस कर दी तो कंप्रेस करने की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ तो हीट देने से भी बढ़ जाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आप हीट दे रहे हो वो मुसलसल बढ़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा वो टेम्परेचर। लेकिन हमारे पास जब आपने कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस करने के बाद और मज़ीद आप उसको नहीं कंप्रेस कर रहे हो, आपने उसको हाईली कंप्रेस कर दिया, तो उसके बाद उसका मज़ीद टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थ पे भी क्या होता है कि ये उसको कंट्रीब्यूट तो करते हैं टेम्परेचर को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसलसल इसका टेम्परेचर बढ़ाता रहे। वो उसका जो टेम्परेचर है वो असल में दो चीज़ों की वजह से हैं। एक तो हमारे पास जो है वो जो टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है उसका, वो अर्थ कोर में जो टेम्परेचर है उसके मेन 3 रीज़न हैं। एक तो जब अर्थ बन रहा था तो उस अर्थ बनते वक़्त जो है उस वक़्त इसका जो टेम्परेचर है
जिसको क्या कहते हैं, प्रीमोडोरियल हीट कहते हैं। ये जब अर्थ बन रहा था तब का जो हीट उसमें रहा है वो है। एक हमारे पास एक रीज़न तो वो जो लेफ्ट ओवर हीट है, यानी पहले से जो हमारे पास अर्थ बनते वक्त जो हीट इसमें रह गया है, प्रीमोडोरियल हीट, वो है। एक हमारे पास जो है रेडिएक्टिव डिके की वजह से, जहाँ पे यूरेनियम, थोरियम और पोटाशियम, उससे मुसलसल रेडिएशन निकलने की वजह से जो हमारे पास क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडिएक्टिव डिके की वजह से है। और तीसरा जो है हमारे पास फ्रैक्शन की वजह से है। जो हमारे पास क्रस्ट है उसमें जो एक लेयर है मेंटल में, अपर लेयर है जो पार्शियली हमारे पास लिक्विड है, पार्शियली सॉलिड है, वो मूव करने की वजह से जो कन्वेक्शन करंट भी सेट होता है, जिसकी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं, वो फ्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, रेडिएक्टिव डिके की वजह से है। और जब अर्थ बनते वक्त वो हीट रह गया था सेंटर में, उन तीन वजह की वजह से हमारे पास वो सेंटर्ड, अब हमारे पास उसके हीट ज़्यादा हैं। और ये दोनों अभी मुसलसल उसको हीट तो दे रही, रेडिएक्टिव डिके भी हो रही है और फ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये स्टिल इसको क्या है, वो सोर्सेज हैं, हीट के सोर्सेज है, टेम्परेचर के बढ़ाने के सोर्सेज हैं। जहाँ तक प्रेशर है, प्रेशर जो है उसको उसमें कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, प्रेशर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटी causes immense pressure on earth core increasing its temperature। अभी आप लोग को पता चल चुका होगा कि कैसे जो है हमारे पास वो टेम्परेचर बढ़ा देता है, ग्रेविटी वो प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाता है। और दिस प्रेशर कीप्स द कोर सॉलिड। एक तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जो आयरन हमारे पास कोर है वो आयरन का बना हुआ है, उसको सॉलिड रखा हुआ है, और वो हॉट भी रखा हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा कंप्रेस करने की वजह से। रेडिएक्टिव डिके और फ्रैक्शन जो भी मैंने डिस्कस किया, रेडिएक्टिव डिके और फ्रैक्शन जो हैं ये दोनों अब हीट ऐड कर रहा है कोर को। और तीसरा इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो पहले का जो हीट रहा है उसी की बात है, लेकिन अभी जो मुसलसल सोर्स काम कर रहा है वो रेडिएक्टिव डिके हैं और फ्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू सर्टेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर्स। तो कुछ गैसेस ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है, कुछ कम करते हैं, उसकी वजह क्या है। जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस में से इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं, ट्रैप रखते हैं। और दीज गैस री एमिट हीट एनर्जी वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। Other gases like nitrogen and oxygen do not absorb infrared radiation, so they trap less heat. So ये infrared radiation को trap नहीं करते जो हमारे पास दूसरे गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं अर्थ क्रस्ट में से बिजली बनाने के लिए, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये जियो थर्मल एनर्जी का हम एनवायरनमेंट के ऊपर से क्या इम्पैक्ट है, तो इसका जो है जियो थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैन रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड पोल्यूटेंट्स इनटू एयर। तो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, वगैरह वगैरह, ये एटमॉस्फेयर को ऐड होंगे, और इसकी वजह से हमारे पास एक तो ये इसका इम्पैक्ट है। इट मे काजेज ग्राउंड सबसाइडेंस एंड डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। सबसाइडेंस का मतलब ये है कि वो ज़मीन का धंस जाना, यानी ज़मीन का जो है नीचे बैठ जाना। बाज़ औक़ात कुछ जगह होती हैं ना, वो थोड़ी नीचे चले जाते हैं, सो उसका ये जियो थर्मल एनर्जी अगर कहीं पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो शायद वहीं पे हमारे पास ये हो रहा हो। वाइल्ड लाइफ भी शायद वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। और इट कैन आल्सो अफेक्ट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड कॉज नॉइस पोल्यूशन। तो ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो जियो थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते वक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल अफेक्ट देयर यूज इन कुकवेयर। मटेरियल with low specific heat capacity heats up and cools down quickly, make them ideal for cookware.
Specific heat capacity, high specific heat capacity of material require more heat to change temperature, so they do not efficient for cooking. Cookware is usually made of metal, aluminium, copper for efficient heat transfer. So जिसका specific heat capacity कम है, वो उसको जिसकी टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है, और वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जितने भी हमारे पास कुकवेयर है जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो मेटल्स के बनते हैं, और उसके रीज़न ये है कि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और अगर हम उसको हीट देना बंद कर दें तो वो जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो एफिशिएंट नहीं है कुकिंग के लिए। कुकिंग जो कुकवेयर हैं वो जैसे कि एलुमिनियम, कॉपर और डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग का कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी नंबर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है। तो ऑनलाइन जूम क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो आप उसी पे भी आके जो हैं 3000 मुनासिब फ़ीस के साथ जो हैं आप पर मंथ वो पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।